सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी है उसके मुख्य जो किताब है उसकी आरोह भाग 2 उसके पद्य खंड के आज हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ये जो पद्य खंड के हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे ये आपके जो काव्य खंड, पद्य खंड या कविता खंड जो 10 कवि लगा रखे हैं, कितने 10 कवि लगा रखे हैं, इन 10 ही कवि की इम्पोर्टेंट व्याख्याएं, इम्पोर्टेंट अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इम्पोर्टेंट लघुत्रात्मक प्रश्न और इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम जो है देखने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो देखिए और जहां भी आपको लगे उन प्रश्नों के किताब में निशान लगा लीजिए या किसी कॉपी में आप उसको उतार सकते हैं और फिर याद कीजिए। सबसे पहले देखिए कि पहला पार्ट है हरिवंश राय बच्चन, इनकी 2 कविताएं संकलित कर रखी है, आत्मपरिचय और एक गीत। इन्हीं के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न की। जो अति लघुत्रात्मक है, पहला है मैं वह खंडेर का भाग लिए फिरता हूँ पंक्ति में खंडेर का भाव से क्या आशय है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। कवि अपना परिचय किस रूप में देता है और कवि संसार को क्या संदेश देना चाहता है। ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। इसके बाद देखिए जो लघुत्रात्मक प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न में देखेंगे मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ पंक्ति का क्या आशय है। शीतल वाणी में आग से क्या अभिप्राय है। कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है, वह इसे पूर्ण करने के लिए क्या क्या करता है। कवि ने सांसों के 2 तार किसे कहा और क्यों कहा। नादान वही आए जहाँ पर दाना, इस पंक्ति का क्या आशय है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इससे क्या अभिप्राय है। और मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, कवि ने ऐसा क्यों कहा। ये इम्पोर्टेंट लघुत्रात्मक प्रश्न थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आत्मपरिचय कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखिए और दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। इनको आप नोट कर लें। इम्पोर्टेंट व्याख्याएं भी देखेंगे। इम्पोर्टेंट व्याख्या में हम देखते हैं पहली व्याख्या है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, इससे लेकर के मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ यहाँ तक। इसके बाद देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट व्याख्या देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यहाँ से लेकर के मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यहाँ तक। इसके बाद देखिए तीसरी जो व्याख्या है ये आपके दिन जल्दी जल्दी ढलता में से है कि हो जाए पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यहाँ से लेकर के लगभग पूरी कविता है ये। इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट अपना आ गया है और आलोक धनवा का ये पार्ट है जिसमें से पतंग कविता आपके संकलित है। इस कविता के अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे चमकीले इशारों से कौन किसे बुला रहा है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंग उड़ाने वाले बच्चे किसके सहारे उड़ रहे हैं। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसके लिए आया है और जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पंक्ति में कपास से क्या आशय है। ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। इसके बाद देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे तो लघुत्रात्मक प्रश्न में पतंग कविता में कवि ने पतंग की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या आशय है और पतंग शीर्षक कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए सबसे तेज बौछारे की बाद हो गया कि बाद प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ उसका वर्णन कीजिए और पतंग उड़ाते समय बच्चों की क्या मनस्थिति होती है उसको लिखिए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्याएं भी है। पहली व्याख्या देखेंगे कि सबसे तेज बौछारे गई बाद हो गया, यहाँ से लेकर के आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए यहाँ तक, ये पहली व्याख्या है। दूसरी व्याख्या देखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जन्म से ही वे लाते अपने साथ कपास, यहाँ से लेकर के सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत यहाँ तक की है। उसके बाद देखिए जो तीसरा पार्ट है वो है पार्ट 3 कुंवर नारायण जिनकी 2 कविताएं संकलित है। पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता के बहाने और बात सिद्धि थी। इन्हीं 2 कविताओं के पहले अति लघुत्रात्मक प्रश्न देख लेते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में कविता के बहाने में कवि ने कविता की साम्यता यानी इसकी तुलना किस किस से की है
उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा पंक्ति में कवि क्या पाना चाहता था, और क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, इसमें क्या व्यंग्य किया गया है, और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को किसका डर था? ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इसके बाद देखिए लघुतरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है, बात की चूड़ी मर जाना कविता के संदर्भ में इसका भाव स्पष्ट कीजिए, और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने इसका क्या आशय है, सब घर एक कर देने के माने इसको भी स्पष्ट कीजिए। ये लघुतरात्मक प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय में देखिए कविता के बारे शीर्षक कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, और बात सीधी थी पर कविता में कवि का ध्येय क्या है, क्या कहना चाहता है। इन दोनों कविताओं की कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्याएं भी है, जिसमें से पहली व्याख्या देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, यहाँ से लेकर के बच्चा ही जाने तक। इसके बाद देखिए दूसरी इसमें व्याख्या भी है। दूसरी व्याख्या आपकी सारी मुश्किलें धैर्य से समझे बिना से लेकर के और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इसके बाद तीसरी व्याख्या आपके है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया से लेकर के सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, यहाँ तक। उसके बाद देखिए चौथा जो पार्ट है आपके वो है रघुवीर साय का कैमरे में बंद अपाहिज कविता की संकलित है, और इस कविता के अति लघुतरात्मक प्रश्न हम देख रहे हैं। हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में शक्तिवान किसे और क्यों बताया गया है, और हमें दोनों को एक साथ रुलाना है, यहाँ दोनों से क्या आशय है। इसी प्रकार इसके लघुतरात्मक प्रश्न देखिए। लघुतरात्मक प्रश्न में देखेंगे पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने क्या व्यंग्य किया है, ये अवसर खो देंगे कविता में किस अवसर की बात की गई है और क्यों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल उद्देश्य क्या है, और दूरदर्शन का उद्घोषक अपाहिज व्यक्ति से कौन कौन से प्रश्न पूछता है, ये लघुतरात्मक प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम देखेंगे 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता, इस पर अपने विचार लिखिए। और कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया के लोगों की संवेदनहीनता को उजागर करती है कैसे, और हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है, संकलित कविता के आधार पर लिखिए। इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं। जो एक व्याख्या हम दूरदर्शन पर बोलेंगे यहाँ से लेकर के ये बता नहीं पाएगा तक, और दूसरी जो व्याख्या है ये दूसरी व्याख्या है आपकी, हम पर्दे पर दिखलाएंगे आप और वह दोनों तक। इसके बाद पार्ट आपका चेंज हो जाता है, और 5वां पार्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा है। सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने भीतर की सरिता किसे कहा है, दिल में क्या झरना से कवि का क्या आशय है, कवि को क्या सहर्ष स्वीकार है और क्यों, कवि ने गरीबी को गर्बीली क्यों कहा है, ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे 3 ही प्रश्न है लघुतरात्मक। सहर्ष स्वीकारा कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, कवि अपने प्रियतम से दंड स्वरूप क्या मांग रहा है और क्यों मांग रहा है, कवि अपने प्रियतम को भुलाने के लिए किस विशेषण का प्रयोग करता है और क्यों। इसी के साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। 2 हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा में क्या अंतर्विरोध पाते हैं, मतलब विरोधाभास है, उसे स्पष्ट करना है। कवि पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में धुएं के बादलों में लापता होने की कामना क्यों करता है, कविता के आधार पर बताना। कुछ व्याख्याएं हैं इंपॉर्टेंट। पहली व्याख्या देखेंगे कि जिंदगी में जो कुछ भी है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, संवेदन तुम्हारा तक, ये व्याख्या है। और इसके बाद जो दूसरी व्याख्या है ये भी अच्छी व्याख्या है, इम्पोर्टेंट है, कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं मैं से लेकर के सभी वह तुम्हारे ही कारण है, कार्यों का गहरा है, कार्य का वैभव है। तीसरी व्याख्या इसमें और है, वो देखते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, और मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। छठा पाठ देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह।
अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, उषा का जादू कब टूटता है और बोर के नभ को किसके समान बताया है। इसके बाद देखिए लघुतरात्मक प्रश्न में कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही है, इस पंक्ति का क्या आशय है। कवि ने बोर के आसमान की तुलना किस किस से की है और कवि ने उषा कविता में किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। बोर के नभ को नीला शंख जैसा, राख से लिपा हुआ चौका जैसा और लाल केसर से धुली काली सील जैसा क्यों बताया गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे, 2 प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है और उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कैसे, दोनों प्रश्न एक ही है, ये दोनों एक ही है। उसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वो व्याख्या देख लेते हैं। पहली व्याख्या है कि प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसा, ये पहली व्याख्या, एकमात्र व्याख्या ये क्योंकि कविता छोटी है। और 7वां पाठ हम देखेंगे निराला का, बादल राग कविता लगा रखी, ओज और औदात्य के कवि निराला जिनकी बहुत अच्छी कविता है। और जो शोषित वर्ग है किस प्रकार शोषक वर्ग के खिलाफ क्रांति करना चाहता है, बादल के माध्यम से समझाया है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में देखेंगे अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा है। अशनिपात से स्थापित उन्नत सशक्त वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया है। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या आशय है और छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया है। कवि ने इस कविता में क्रांति दूत किसको संबोधित किया है और कवि ने बादल राग कविता में शोषित वर्ग की तुलना किससे की है। कवि ने ए विप्लव के वीर किसे कहा। ये बहुत ही अच्छे अति लघुतरात्मक प्रश्न है। लघुतरात्मक प्रश्नों में देखेंगे कवि ने इस कविता में बादलों को क्रांति दूत क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन कथन में कवि ने क्या व्यंग्य किया है और बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों कहा गया। फिर आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक ही है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि बादल राग कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। फिर सहप्रसंग व्याख्या में देखिए, पहली सहप्रसंग व्याख्या है तीर्थी है समीर सागर पर, यहाँ से लेके ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। और दूसरी जो महत्वपूर्ण व्याख्या है वो है अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन से लेके त्रस्त नयन मुख ढांप रहा है यहाँ तक। इसके बाद देखिए अगला पाठ अपना 8वां है तुलसीदास जी का, जिनकी 2 कविताएं हैं। एक कवितावली कवित्व लगा रखे हैं, रामचरितमानस का आंसर लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप लगा रखा है। इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम अति लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं। और तुलसीदास जी ने बड़वा नल से भी बड़ी आग किसे कहा है, बड़वा नल से भी बड़ी पेट की आग को कौन बुझा सकता है और दरिद्रता की तुलना तुलसी ने किससे की है। तुलसी के अनुसार संसार में क्या चीजें बार बार मिल जाती है लेकिन सहोदर पुनः नहीं मिलता। लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे कि लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम क्या सोचने लगे। तुलसी के युग में किस प्रकार की बेकारी थी। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तुलसीदास की संकलित चौपाइयों के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है और दूत को अवधूत को कवित्व के माध्यम से तुलसी क्या कहना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये कुछ व्याख्याएं देख लीजिए। ये एक कविता है कवितावली का और ये दूसरा कविता है कवितावली का, मतलब दूत को अवधूत को वाला और किस्मी किसान कुल। और जो लक्ष्मण राम मूर्छा संवाद है वहाँ से ये 4 पंक्तियाँ वहाँ से ली है। इसके बाद देखिए 9वां पाठ आपका बहुत ही अच्छा पाठ है। फिर आप गोरखपुरी रुबाइयाँ और गजल लगा रखी उर्दू के साहित्यकार, इनके अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं कि बालक माँ से क्या लेने की जिद कर रहा है, उस जिद को माँ कैसे पूरा करती है। फिरा की रुबाई में किस रस का वर्णन है।
लच्छे किसकी तरह चमक रहे हैं, फिराक गोरखपुरी की गजलों में किसकी गजलें बोल रही है, रस की पुतली किसे कहा गया है, और रुबाइयों में चांद का टुकड़ा किसे कहा गया। ठीक है। इसके बाद देखिए लघुतरात्मक प्रश्न कि उसको उतना पाते हैं खुद को जितना खोल लें, इसका असर स्पष्ट करना है। आबो ताब असरार न पूछो तुम भी आंखें रखो, इसका क्या मतलब है। किस्मत हमको रोल लेवे हम किस्मत को रोल लेवे, इसको भी स्पष्ट करना है। ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती होशो आवास, इसका क्या आशय है। मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले, वेरी मोस्ट, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। नोरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरे खोले, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति चित्रण जो सा किया है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, पंक्ति से क्या आशय है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, देख आईने में चांद उतर आया, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं। फिराक की रुबाई के आधार पर रक्षाबंधन त्योहार का वर्णन कीजिए, और फिराक की रुबाई के आधार पर माँ के वात्सल्य भाव का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए व्याख्याएं हैं, तो ये आपके जो नोरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरे खोले, एक व्याख्या यहाँ से है। और उसके बाद दूसरी व्याख्या अगर देखेंगे तो ये आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है, ये इम्पोर्टेंट व्याख्या है। अंतिम पाठ आप देखिए 10वां पाठ है, और उमा शंकर जोशी जो गुजराती साहित्यकार हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये यहाँ पर एक गजल शब्द गलत हो गया है, बगुलों के पंख। अति लघुतरात्मक रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है, कविता में खेत और बीज किसे कहा गया है, और रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। लघुतरात्मक प्रश्न में देखेंगे फिर कि रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। छोटा मेरा खेत कविता का रूपक स्पष्ट कीजिए, और कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकाने खेत से करने का आधार स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में छोटा मेरा खेत कविता का उद्देश्य बताना है, और बगुलों के पंख कविता का प्रतिपद्य बताना है। और इन्हीं की जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, छोटा मेरा खेत से ये व्याख्या, और बगुलों के पंख से ये दूसरी व्याख्या। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ निकालने की कोशिश की, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप इनकी तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपके जिला समान परीक्षा की जो अर्धवार्षिक का पेपर होगा उसमें भी ये मैच कर जाएंगे। धन्यवाद।